नमस्कार। आज की कविता है बगलों के पंख और इसके कवि हैं उमाशंकर जोशी। तो आइए इस कविता का सार समझ लेते हैं। यहाँ बगलों के पंख बहुत ही छोटी सी कविता है और एक सुंदर दृश्य की कविता है। और यहाँ जो सुंदरता है उसको किस तरह से प्रकट किया है कवि ने। तो जो कवि होते हैं उन्होंने कई तरह के मेथड्स अपनाए हैं अपनी कविताओं में, पाठकों तक मूल सौंदर्य को पहुंचाने का, या सौंदर्य जो भी वे वर्णित कर रहे हैं उसका अपेक्षित उनको जो प्रभाव जताना है, जो बताना है, वो बता सकें। तो जो कुछ भी वो डिस्क्राइब कर रहे हैं पोयम में वो पाठक तक पहुँचे। तो उसके लिए कई मेथड होते हैं। तो जो सबसे जो प्रचलित युक्ति है कि सुंदरता का डिस्क्रिप्शन भी किया आपने, और डिस्क्रिप्शन को किस तरह से प्रस्तुत करना है उसको चित्रात्मक वर्णन के साथ उसके बारे में बताना है, और साथ ही साथ अपने मन पर उस दृश्य का क्या प्रभाव पड़ रहा है वो भी बताना है। अब जैसे कुछ प्रकृति वाली कविताएं आप देखेंगे वहाँ पे सिर्फ डिस्क्रिप्शन होता है, ब्यौरा होता है सुंदरता का कि झरना गिर रहा है, पानी गिर रहा है, ये है वो, लेकिन उसको देख के कवि के मन में क्या प्रभाव आया वो नहीं होता। तो वह उस तरह की कविता आपको मूल सौंदर्य से थोड़ा सा दूर रखती है। और जबकि यहाँ जब हमें यह पता चल जाए कि कवि के मन पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है या किसी भी देखने वाले के मन पर उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो पाठक उस दृश्य के मूल सौंदर्य के बहुत नज़दीक चला जाता है, उसको खुद अपने साथ महसूस होता हुआ लगता है। तो ऐसी कविता जो है ना, ऐसा लगता है जैसे वे सारे दृश्य सजीव हो उठे हैं। जोशी जी की कविता में यही खासियत है। कवि ने क्या देखा है, एक दिन शाम हो रही थी और शाम को पक्षी घर लौटते हैं। तो पक्षी जब घर लौटते हैं तो एक लाइन बनाकर या समूह में या तरह तरह के, आप देखें कई बार तो आकाश में ऐसा लगता है तरह तरह के डिज़ाइन, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बना बना के जा रहे हैं। कोई वी शेप में जा रहा है, कोई प्लेन शेप में जा रहा है। बड़े ही बहुत ही सुंदर दृश्य होते हैं। तो जब पक्षी जो बगुले हैं ये वहाँ से गुज़र रहे हैं और लाइन बना के गुज़र रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है जैसे कि ये शाम की सफ़ेद काया हो। और इतना दृश्य इतना नयनाभिराम लगता है, इतना आँखों को अच्छा लगता है कि कवि उसमें अटक जाता है, वहीं रुक जाता है। और स्तब्ध सा, जब हमें बहुत अच्छी लगती है कोई चीज़ तो हम आंखें फाड़ कर देखते रहते हैं, अपलक देखते रहते हैं। ऐसी स्थिति कवि की हो गई है। और फिर वह जब अपने आप को इस स्थिति में पाया महसूस करता है तो वह सजग हो जाता है और इस माया से खुद को बचाने की पुकार करता है, गुहार लगाता है। क्या यह सौंदर्य से बांधने और बिंदने की चरम स्थिति को व्यक्त करने का एक तरीका है? तो प्रस्तुत कविता, पहले कविता आपने जो पढ़ ली है और ये कविता, इन दोनों का जो गुजराती से हिंदी में रूपांतरण किया गया है। जो पहली कविता है छोटा मेरा खेत, उसको हिंदी में रघुवीर चौधरी जी ने लिखा था, और बगलों का पंख कविता का हिंदी में अनुवाद भोला भाई पटेल ने किया है। तो आइए पढ़ते हैं कविता, और यह बहुत ही छोटी सी कविता है। कविता का नाम है बगलों के पंख। उमाशंकर जोशी जी इसके कवि हैं और मैं अल्पना वर्मा यहाँ इसे व्याख्या से प्रस्तुत कर रही हूँ। नभ में पाती बंधे बगलों के पंख, पाती पंक्ति बंधे बंधे हुए पंक्तिबद्ध। नभ आकाश चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें चुरा ले जा रही हैं। ये कजरारे काले नभ आकाश, छाया छाया, सांझ संध्या, सतेज उजला जिसमें तेज है, श्वेत सफ़ेद, काया देह, हौले हौले धीरे धीरे, बांधना निज अपने, माया जादू, तनिक जरा। तो वे कह रहे हैं पाखें पाखें पंख। तो इसमें प्रसंग कुछ इस प्रकार होगा कि यह एक सुंदर दृश्य कविता है और इसमें कवि ने पंक्तिबद्ध उड़ रहे बगुलों के सौंदर्य और संध्याकालीन आकाश के दृश्य का चित्रात्मक वर्णन किया है, और साथ ही अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को भी बताया है। तो कवि कहता है,
कि आकाश में उड़ रहे पंक्तिबद्ध बगुले एक सम्मोहक दृश्य उपस्थित कर रहे हैं जो कवि का मन मोह लिए जा रहा है। वह अपलक इन बगुलों को देख रहा है। काले बादलों की जो छाया है उसके नीचे से ये उड़ रहे हैं और इस प्रकार लग रहा है कि मानो सांझ की उजली सफेद काया तैर रही हो। और उसके बाद कहते हैं, और यह दृश्य मुझे धीरे धीरे अपने जादू में बांध रहा है, जैसे मैं मंत्रमुग्ध होकर यहाँ इसे देख रहा हूँ। और कहते हैं कि कोई रोको उसे, कोई तनिक रोक रखो इस दृश्य को, इस दृश्य के प्रभाव को कुछ समय के लिए और रोक दो ताकि मैं इसे निहार सकूं। वह मंत्रमुग्ध है, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें। तो ये पंक्तिबद्ध बगुले जो उड़ रहे हैं और संध्या का समय है, यह सारा दृश्य मेरी नजरों को जैसे कि चुराए लिए जा रहा है। दूर होते हुए बगुले तक उनकी दृष्टि दूर दूर जा रही है, उनके साथ साथ जा रही है, जैसे जैसे वे धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं दूर। तो यहाँ पर आंखें चुराना मुहावरा, तो मन को चुराना या सम्मोहित करना। और यहीं पर ये व्याख्या खत्म हो जाती है। इसके विशेष में आप लिख सकते हैं कि कविता में वर्णित सभी दृश्य गतिशील हैं और भाषा सरल है, खड़ी बोली है। छोटे छोटे वाक्यों से भाषा में नया सौंदर्य उत्पन्न हो गया है। अनुप्रास अलंकार आप देख सकते हैं, बंदे बंगलो ब वर्ण की आवृत्ति हो गई, और रोके रखे में र वर्ण की आवृत्ति हो गई, और हौले हौले में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और मानवीकरण यहाँ सांझ का किया गया है, सांझ की सतेज श्वेत काया मानवीकरण अलंकार। और चाक्षुक बिंबों का यहाँ प्रयोग किया गया है। चित्रात्मक वर्णन इस कविता में कवि ने किया है। तो आगे हम कुछ प्रश्नोत्तर भी देख लेते हैं। कवि किसे रोके रखने को कह रहा है और क्यों? कवि काले बादलों की छाया में उड़ते हुए सफेद बगुलों को देखता है और इस दृश्य के सौंदर्य के प्रभाव को रोक कर रखने को कह रहा है। वह इस दृश्य को निरंतर देखते रहना चाहता है क्योंकि यह उसे बहुत ही नयनाभिराम प्रतीत हो रहा है। प्रश्न 2, आकाश कैसा है और उसमें उड़ते बगुले किसके समान प्रतीत हो रहे हैं? आकाश में काले बादल छाए हुए हैं और उसमें उड़ते हुए बगुले इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं मानो बादलों के ऊपर सफेद सतेज काया, संध्या की सफेद सतेज काया तैर रही हो। प्रश्न 3, मनोरम दृश्य कवि को किसकी तरह बांध रहा है? इस कल्पना का भाव स्पष्ट कीजिए। कवि के मन को काले बादलों से भरे आकाश में पंक्तिबद्ध सफेद बगुले चुराए लिए जा रहे हैं। यह दृश्य इतना मोहक और जादुई है कि कवि उसमें अटक कर रह जाता है। प्रश्न 4, निज माया के लाक्षणिक अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो प्रकृति का मनमोहक सौंदर्य वह जादू है, वह आकर्षण है जो कवि को आत्मविभोर कर रहा है। यह कथन यहाँ कवि ने इस दृश्य की प्रशंसा में कहा है। कवि किस माया से बचने की बात कहता है? काले बादलों में सफेद बगुलों की सुंदरता के माया जाल से बचने की बात कह रहा है। तो इस प्रकार आप एक और प्रश्न देख सकते हैं कि कवि बगुलों के पंख कविता में सौंदर्य से बंधने और बिंधने की चरम स्थिति को व्यक्त करता है कैसे? तो इस प्रश्न का हम उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। आप इसमें पहले तो बता दीजिए कि कविता में क्या वर्णन किया गया है, किस दृश्य की बात हो रही है, और फिर उसके बाद कि कवि की क्या स्थिति हो जाती है इस दृश्य को देखकर। तो यही पूरा जो
जादुई प्रभाव है, इसी को प्रकृति सौंदर्य से बंधने और बिंधने की चरम स्थिति कहा गया है। आशा है यह कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।